नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। पिछले हफ्ते देश ने मोदी जी के नेतृत्व में एक यात्रा सफलता से पूरी कर ली। 2016 में देश के पास इफरात में पैसा आ गया था। तब मोदी जी को लगा कि इतना ढेर सारा पैसे का होगा क्या, क्यों न डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाए, नोटबंदी। सो उन्होंने 1500 के नोट बेभाव कर दिए। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 5 साल बाद अब मोदी जी ने बड़ी मात्रा में सरकारी कंपनियों के मोनेटाइजेशन का ऐलान किया है। पहले डीमोनेटाइजेशन, फिर मोनेटाइजेशन। जब पैसा था तब डीमोनेटाइजेशन, और शायद अब हाथ खाली है इसलिए मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। इस तरह से 6 लाख करोड़ रुपए उगाहने की योजना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसमें सरकार बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को एक तरह से किराए पर देगी और उसके बदले अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए की आमदनी करने का लक्ष्य है। तो 5 सालों में देश कहां से कहां पहुंच गया है, इसका निर्णय आप स्वयं कर लें। नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत सरकार सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, स्टेडियम, ऑप्टिकल फाइबर, टेलीकॉम समेत तमाम सार्वजनिक संपत्तियां निजी कंपनियों के हाथ में सौंप देगी। ये वो संपत्तियां हैं जो हमारे और आपके पैसे से बनी हैं, टैक्स के पैसे से। एक बात पर गौर करिए कि इस तरह की सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण में बहुत भारी भरकम पैसा लगता है, इसलिए इसका निर्माण सरकारें करती हैं, प्राइवेट कंपनियां इनके निर्माण में नहीं पड़ती। शुरू से ही ऐसे चला आ रहा है। लेकिन जब इन संपत्तियों के संचालन के जरिए उनसे मुनाफा कमाने का समय आएगा, तब उसे निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। तो ले देकर समस्या की जड़ ये है कि सरकार अपने कर्मचारियों से ठीक से काम नहीं ले पा रही। मोदी जी के स्किल इंडिया के तमाम दावों के बावजूद सरकारी बाबुओं की स्किल नहीं सुधर पा रही। दिलचस्प है कि ये वही बाबू हैं जिनके ऊपर इन संपत्तियों के कुशल संचालन की जिम्मेदारी थी। वही लोग अब सरकार को यह सलाह देते हैं कि इन्हें निजी क्षेत्रों को सौंपकर इसका मोनेटाइजेशन कर लेने में ही समझदारी है। इस तरह से बाबुओं के अपने नकारेपन पर पर्दा पड़ा रहता है न मजेदार स्थिति। ये सब कुछ तब हो रहा है जब देश के पास कथित तौर पर एक सक्षम एडमिनिस्ट्रेटर है। इस तरह हमारे और आपके पैसे से बनी संपत्तियों का इस्तेमाल अब निजी कंपनियां हमसे और आपसे मोटा मुनाफा कमाने के लिए करेंगी। थोड़ा ठहरिए, जरा सोचिए मोदी जी ने शुरुआत कहां से की थी। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। 5 साल में ही इतना कुछ बिकने की नौबत है। खैर, सरकार कह रही है कि वह इन सार्वजनिक संपत्तियों का मालिकाना हक अपने हाथ में रखेगी। निजी कंपनियां तो सिर्फ इसका संचालन करेंगी। लेकिन सरकारें समय समय पर अपना बयान बदलती रहती हैं। आज से 20 साल पहले किसने कल्पना की थी कि देश के टेलीकॉम बाजार में BSNL और MTNL को मरने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा और रिलायंस जियो के एकाधिकार का रास्ता खोल दिया जाएगा। पर आज यह सब हो रहा है। तो आज जिन सार्वजनिक संपत्तियों के संचालन का अधिकार निजी कंपनियों को दिया जा रहा है, 20 साल बाद उनका मालिकाना हक भी सरकार उन्हें दे सकती है। यकीन मानिए, उस वक्त भी उन्हें कोई झिझक नहीं होगी। आपके हाथ में बजाने के लिए सिर्फ एक झुनझुना होगा और 2 GB का मुफ्त डाटा होगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सार्वजनिक संपत्तियों का मोनेटाइजेशन बीते हफ्ते की सबसे महत्वपूर्ण खबर थी। लेकिन फिल्म सिटी सेक्टर 16A की बैरकों में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सामरिक मुद्दे पर बमबारी हो रही थी। सब के सब एक ओर से तालिबान को निपटाने में लगे हुए थे। 24 घंटे के वक्त में प्राइम टाइम पर मोनेटाइजेशन से जुड़ा एक भी शो करने का वक्त इन्हें नहीं मिला। शायद डर रहा हो कि जैसे ही इनका ध्यान बटा, टेलीविजन के रास्ते तालिबान भारत में घुसपैठ कर जाएगा। तालिबानी आतंक, तालिबान के मारे, तालिबान का उदय। खबरिया चैनलों के हुड़क चुल्लुओं ने वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी।
अमीश देवगन ने तालिबान के बहाने CAA NRC को जायज ठहराने की दोबारा से कोशिश की। क्या अफगानिस्तान के बाद ध्यान में आ रहा है कि CA वाकई जरूरी है? और अमन चोपड़ा ने हमेशा की तरह अपने नाम के खिलाफ जाकर नफरत के बीज बोना जारी रखा। आतंकियों की दलाली से बेहतर है देश की दलाली करना। हाँ। आतंकियों की दलाली से बेहतर है देश की दलाली करना। आप दलाल पत्रकार हैं। मैं हूं देश का दलाल पत्रकार। लेकिन सब कुछ पुराने ढर्रे पर ही नहीं हुआ। खबरिया चैनलों की दुनिया में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो सीधी आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन हमने महसूस किया तो सोचा आपसे भी साझा कर दें। पिछले कुछ महीनों से ABP न्यूज़ का भाजपा के साथ जो अरेंजमेंट है वो बड़ा ही एडहॉक बेस पर चल रहा है, मने काम चलाऊ ढंग से। गंभीर से गंभीर मुद्दों से भाजपा के प्रवक्ता गायब रहते हैं। नीतिगत मसलों पर भाजपा के प्रवक्ता की बजाय सेकेंड हैंड अनधिकारिक लोग, जिनकी पार्टी के मसलों में कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, वो भाजपा का पक्ष रखते आ रहे हैं। आप एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए आप चले थे जहां पर जातियों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, और आप उस जातीय खूंटे को आप रोज के रोज मजबूत कर रहे हैं। जातीय संघर्ष और जातीय अस्मिता इससे बढ़ेगी। आप एक बेहतर भारत का निर्माण इससे बिल्कुल नहीं कर सकते। वहाँ भी ममता बनर्जी को यही तत्परता दिखाई देनी चाहिए थी। ये बोलने का हक है कि नहीं है मेरा? वहाँ की महिलाएं नहीं, वहाँ के नागरिक नहीं है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ छूट है सबको। ऐसे लोग जिन्हें ढंग से कोई जानता तक नहीं, कोई संघ का विचारक है, कोई भाजपा मामलों का विशेषज्ञ है। जब हमने इस परिघटना को बारीकी से खंगालना शुरू किया तो हमारे सामने 3-4 महीने पहले का एक वीडियो आया। गृहमंत्री अमित शाह का यह वीडियो आप सब ने देखा होगा, हमने भी देखा था। यह बंगाल के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले का बयान है। देखिए, ABP भी अभी ममता जी के साथ है, चुनाव के बाद हमारे साथ आ गए। अमित शाह का यह बयान ABP न्यूज़ की मौजूदा कहानी से थोड़ा सा पर्दा हटाता है। बंगाल के चुनाव हो चुके हैं। अमित शाह का बंगाल विजय का सपना 5 साल के लिए पोस्टपोन हो गया है। साथ ही ABP समूह को अपने पाले में कर लेने का उनका दावा भी उन चुनावी नतीजों के साथ ही पोस्टपोन हो चुका है। चुनावी नतीजों के बाद मई-जून के महीने में भाजपा ने बंगाल में ABP समूह के बांग्ला चैनल ABP आनंद और अखबार टेलीग्राफ के खिलाफ सोशल मीडिया में बायकॉट अभियान चलाया। सुगबुगाहट है कि भाजपा ने अपनी नाराजगी का ताप ABP मुख्यालय कोलकाता तक पहुंचाने के लिए दिल्ली से चलने वाले हिंदी चैनल ABP न्यूज़ को भी निशाने पर ले लिया है। भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता अनधिकारिक तौर पर ABP न्यूज़ का बायकॉट कर रहे हैं। इस हालात में सुमित अवस्थियों, रूबिका लियाकतों की हालत एकदम कैच-22 वाली हो गई है। कंपनी का मालिक कहता है ममता की साइड लो, इनका मालिक कहता है गोदी में बैठे रहो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आलम यह है कि मानसून सत्र हो, तालिबान की वापसी हो या फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा, ABP न्यूज़ अघोषित भाजपा प्रवक्ताओं से काम चला रहा है। लेकिन इसमें भी एक समर्थक तो कमाल के हैं। इनका नाम है कौशल कांत मिश्रा। फोर्टिस में डॉक्टर हैं। टेलीविज़न की दुनिया में इनका पदार्पण बतौर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हुआ था। कोरोना के प्रचंड दौर में ये टीवी पर अवतरित हुए थे। तब से स्वास्थ्य संबंधी सरकार की नीतियों की कभी दबे तो कभी खुले स्वर में प्रशंसा करते थे। यह तो खैर उनका निजी मसला है कि वो किसकी प्रशंसा या किसकी बुराई करें। लेकिन कोरोना की दूसरी वेव बीतने के साथ ही मिश्रा जी का कायांतरण हो गया। अब वो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से समस्त विषयों के विशेषज्ञ हो गए हैं। बिल्कुल चांदसी खानदानी मद्रासी दवाखाना की तरह हर बीमारी का शर्तियां इलाज। कहते खुद को पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ही हैं, लेकिन विश्लेषण जातिगत जनगणना से लेकर आरक्षण तक हर मुद्दे की करते हैं। कि जब BPL के आंकड़े हमारे देश में अवेलेबल हैं, जिसमें गरीबी और अमीरी सामने नजर आ रही है, तो उससे जात की जनगणना करके आप क्या करना चाहते हैं? इसके लिए ABP न्यूज़ को सलामी रहेगी। जातिगत जनगणना में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का क्या खूब इस्तेमाल किया है। मतलब अपने दर्शकों को इतने शानदार तरीके से मूर्ख बनाने के लिए बधाई तो बनती है। फर्ज कीजिए कि संगीत रागी अवनिजेश अवस्थी मोनेटाइजेशन के प्रोजेक्ट पर कोई ऐसी राय रखें जो कि भाजपा की राय से अलग है, तो क्या उसकी जवाबदेही भाजपा की बनेगी? इसका जवाब है नहीं। यह बेईमानी ABP न्यूज़ अपने दर्शकों से कर रहा है। वो आपको नहीं बता रहा कि भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता की नामौजूदगी में वो जिन लोगों से भाजपा का बचाव करवा रही है, उन लोगों की पार्टी में कोई आधिकारिक हैसियत नहीं है। यह एक तरह का धोखा है, पत्रकारिता के साथ भी, दर्शकों के साथ भी।
एबीपी न्यूज को स्पष्ट करना चाहिए कि भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता की जगह उनके समर्थकों और हितैषियों को क्यों उतारा जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताते क्योंकि इनके आय का सबसे बड़ा स्रोत हैं सरकारें। यह आय का स्रोत ही मीडिया की मौजूदा दुर्गति का कारण है। न्यूज लॉन्ड्री के जरिए हमारा प्रयास है कि मीडिया की आय का कोई वैकल्पिक जरिया बने ताकि मीडिया इस तरह से सरकारों के चंगुल में न रहे। सब्सक्रिप्शन उसका एक तरीका है, तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। मीडिया की तो दुर्गति हो ही रखी है, एबीपी न्यूज़ पर एक मीडिया वाले की भी दुर्गति हो रखी है। वरिष्ठ एंकर और पत्रकार हैं अभिज्ञान प्रकाश। हाल ही में उन्होंने लेफ्ट से सेंटर की ओर टर्न मारा है, अभी उन्होंने राइट टर्न नहीं लिया है। अब वजह क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन बतौर नेशनल अफेयर एक्सपर्ट हफ्ते के 5 दिन वो एबीपी न्यूज़ पर घंटे के घंटे बैठे रहते हैं, चुपचाप टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं, न कुछ बोलते हैं न कोई उन्हें सुनता है। घंटे भर के शो में औसतन 3.25 से 4 मिनट तक बोलते हैं, कभी किस्मत अच्छी हुई तो 5 मिनट तक बात चल जाती है। सोमवार से शुक्रवार हर रोज़ की यही कहानी है। अच्छा आदमी बोरियत के इस आलम में करे तो क्या करे, समय काटना भी तो एक फन है। सो अभिज्ञान भाई ने हर दिन घंटे के घंटे बिताने के लिए कई तरह के फन इजाद कर लिए हैं। कभी पानी से कुल्ला करते हैं। कैप्टन अमरिंदर के समर्थक हैं और जगविंदर पटियाल संपादक एबीपी साझा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कभी गैस के छल्ले बनाते हैं। नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे एबीपी न्यूज के अभिज्ञान प्रकाश जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस और बीजेपी की और कभी कभी बस चाय की एक चुस्की से काम चला लेते हैं। रगों में पंजाब दौड़ता है और पंजाब की पॉलिटिक्स दौड़ती है। खुदा खैर करे इस बेलौस बोरियत से। लंबे वक्त के बाद इतिहास के अंड बंड संस्करण ने एक बार फिर से खबरिया चैनलों पर एंट्री मारी है। एक फिल्मकार हैं कबीर खान। उनके एक बयान को हुड़कचुल्लुओं ने इतिहास बदलने का मौका बना दिया। इस हफ्ते इतिहास के नाम पर बहुत कुछ कहा सुना गया, एक एक कर आपके सामने रखता हूं। सबसे आला दर्जे का ये था। सोचिए, बाबर, औरंगजेब, मतलब इनकी क्रूर कथा अनंता इतनी है, इतनी इनकी क्रूर कथाएं हैं, लेकिन वामपंथी इतिहास का दोष देखिए कि बॉलीवुड भी इनके महिमा मंडन में लगा हुआ है। गजनबी से लेकर मतलब पूरी कहानी है। जहर इनके अंदर इतना है कि इनको गजनबी, गोरी और मुगलों के बीच का अंतर तक नहीं पता। गजनबी तुर्क था, गोरी के पूर्वज पर्शियन थे और बाबर मुगल था यानी मंगोल था, और तीनों के बीच में पूरे 500 साल का अंतर है। महमूद गजनबी ने 1025-26 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। चोपड़ा जैसे अधकचरे इतिहासकारों को जानना चाहिए कि गजनबी एक लुटेरा था। उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और वहां से लौट गया। अब बात मोहम्मद गोरी की। गोरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को तराई के युद्ध में हराया और दिल्ली में इस्लामी सल्तनत कायम की। तमाम तुर्कों, अफगानों और पर्शियन शासकों से होते हुए यह सत्ता 1526 में मुगल बाबर के हाथों में गई। तो जिन लोगों को लगता है कि बाबर के आने के साथ ही इस देश में इस्लामी शासन आया, उन्हें उसके पहले के 500 सालों का इतिहास तक नहीं पता। बाबर ने किसी हिंदू राजा को हराकर सत्ता नहीं पाई थी। उसने एक मुसलमान शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। अब दूसरा वाला मुद्दा। तो ये हमारे हीरोज हैं, हमारे हीरोज बिरसा मुंडा हैं, हमारे हीरो सावरकर हैं, हमारे हीरो महाराणा प्रताप हैं, हमारे हीरो महाराजा हमीर सिंह हैं, हमारे हीरोज बप्पा रावल हमारे हीरो हैं। इनको हीरो बताने के लिए मुझे लड़ाई करनी पड़ रही है। मुझे लगता है जितनी जल्दी भारत का भाग्य जाग जाए और जितनी जल्दी हम ये मान लें कि हमारे आदर्श कौन थे, हमारे रोल मॉडल्स कौन थे, उतनी जल्दी हमारा कुछ उत्थान होना शुरू हो जाएगा। हम ऐसे बैठ के ना और गलत नायकों के दम पे विश्वगुरु नहीं बन सकते। आप किसको नायक मानते हैं, किसको खलनायक, यह बेहद व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि इस देश में गांधी जी को पिता मानने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है और उनके हत्यारों का मंदिर बनाने वाले भी आज़ाद हैं। जो बात औरंगजेब के बारे में कही जा सकती है, वही बात कुछ लोग सावरकर के बारे में भी कह सकते हैं, लेकिन तथ्य हमेशा एक ही रहता है। सम्राट अशोक के बाद औरंगजेब वह पहला शासक था जिसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े भूभाग को एक शासन, एक झंडे के नीचे लाया था।
उससे पहले भारत नाम की कोई एक शासकीय इकाई नहीं थी। उसके बाद भी यही बात सच है, धार्मिक इकाई ज़रूर रही है। यही वजह रही कि आज़ादी के बाद 565 रियासतों रजवाड़ों से अलग अलग विलय की संधियां करनी पड़ी थी। एक आखिरी बात अमीश त्रिपाठी और मनोज मुंतसिर जैसे लोगों के लिए। और वो उर्दू में बात नहीं करते थे, वो भी विदेशी थे भाई। अकबर के टाइम तक तो उर्दू बनी ही नहीं थी, उर्दू को पता ही नहीं था। अकबर ने कभी उर्दू नहीं बोली है लाइफ में। पर ठीक है, हम इस सबको माफ करते हैं। हम तब तक माफ करते हैं जब तक आप हमारे गले के नीचे ऐसी चीजें नहीं उतारेंगे जो सच से कोसों दूर हैं। अव्वल तो आप जिसे उर्दू कह रहे हैं वह बोलचाल की हिंदुस्तानी है। मुगल उर्दू बोलते थे, फारसी या फिर तुर्की बोलते थे, यह मुद्दा ही क्यों है। मिथकीय बहस में न पड़ते हुए अगर हम रामायण और महाभारत की बात करें तो उसके तमाम पात्रों को हमने हिंदी बोलते देखा है। तो क्या हम आपके ही तर्कों के आधार पर उनको भी खारिज कर दें? क्योंकि उस दौर की भाषा कम से कम हिंदी तो नहीं थी, वो देव भाषा बोलते थे। फिल्म एक माध्यम है जनता के मनोरंजन का, तो उसकी भाषा वही होगी जो जनता की भाषा होगी। सवाल भाषा का नहीं है, सवाल ये है कि आप बहादुर शाह जफ़र और बाबर को एक पलड़े में रखकर कैसे तौल सकते हैं। जफ़र बाबर के 350 साल बाद भारत की धरती पर पैदा हुआ। उसकी भाषा, उसकी संस्कृति बाबर से बिल्कुल अलहदा थी। सावरकर पर भी इस दौरान बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर फिर कभी। अभी वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। यह रिपोर्ट बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा से की है, जिसे चमन बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। तालिबान के कब्जे के बाद चमन बॉर्डर पर अफगान शरणार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग तालिबान के डर से पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में भाग जाना चाहते हैं। ज़िरकून बीबी, जिनका असल नाम कुछ और है, अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार मुहाजिर हुई हैं। उनका ताल्लुक़ काबुल की हज़ारा बिरादरी से है, जिन्हें तालिबान माजी में बड़े हमलों का निशाना बनाते रहे हैं। एक लंबे और ख़तरनाक सफ़र के बाद वो अपनी बेटियों के साथ अभी चमन बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान पहुंची हैं। लेकिन उनका 27 साल का बेटा, जो ब्रिटिश कंपनी में काम करता है, अभी भी अफ़गानिस्तान में है। ज़िरकून की बहू कुछ साल पहले हज़ारा बिरादरी पर तालिबान के एक हमले में मारी गई थी। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।